Analyst Award Show. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मिहिर भट्ट। फाइनली आज हम कह सकते हैं द वेट इज ओवर। बीते साल में इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट का हाल किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे माहौल में भी हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट के कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं या फिर कहे बाजीगर ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। जी मीडिया और द मार्केट्स प्रेजेंट करते हैं देश के नंबर 1 चैनल के साथ जी बिजनेस मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स इन एसोसिएशन विद NCDX। ये अवार्ड पहली बार अहमदाबाद में हो रहे हैं। बिल्कुल अमीश, और अहमदाबाद की बात ही अनोखी है। कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से मशहूर ये शहर और इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है, लेकिन इसके बावजूद ये देश के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। और अहमदाबाद का गौरवशाली इतिहास तो अतुल्य है ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस शहर को देख के ऐसा लगता है, और आज यहाँ पर मोदी जी हमारे साथ जुड़े, उससे पहले कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे बीच बैठे हैं, उन्होंने इस सेंटर को देखकर भी यही कहा कि अहमदाबाद का भविष्य भी उतना ही उज्जवल और गौरवशाली लगता है। सो प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द न्यू फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। और हमें खुशी है कि इस अवार्ड का आयोजन देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस ने अहमदाबाद में करके एक नई शुरुआत की है। बट बिफोर वी ड्वेल मोर ऑन दैट, लेट्स टेक अ लुक एट द जर्नी ऑफ मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स, अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ जी मीडिया, अ path breaking initiative which has become a benchmark in honoring heroes of financial markets in India. To honor the best minds in India's financial markets, Zee Business, India's number 1 business news channel, instituted the Market Analyst Awards in 2010. These awards are today used as a benchmark of performance in the financial markets. Equity and commodity analysts across the country have participated in huge numbers for the 4th edition of the Market Analyst Awards this year. With over 500 entries, every nomination has been screened by the research team of Zee Business before being shortlisted and presented before a high-profile jury. Each nomination and the entire awards process has been validated by Ernst & Young. We have gathered here today to honor the best brains in the financial markets, to recognize talented men and women who have transformed investments into profits. Zee Business presents the 2013 edition of the Market Analyst Awards. Indeed, what a journey it has been. This unique initiative has become a platform to showcase various aspects of financial markets. I am glad to introduce The Market, our partner in this initiative. शेयर बाजार अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में रोजाना हजारों निवेशक करोड़ों कमाते हैं और करोड़ों गंवाते हैं, और इस काम में निवेशकों का साथ देती हैं सैकड़ों कंपनियां, जिनका मकसद निवेशकों को फायदा पहुंचाने से ज्यादा अपना मुनाफा बनाना होता है। लेकिन इन सब के बीच एक कंपनी है जिसका पहला उद्देश्य निवेशकों को फायदा पहुंचाना है, और वो कंपनी है द मार्केट। द मार्केट शुरू करने का एक सबसे बड़ा कमिटमेंट ये रहेगा लोगों के प्रति, हम उन्हें सच्ची सलाह देंगे, रिसर्च करके देंगे और उन्हें मुनाफा हो इसकी पूरा ख्याल रखेंगे।
कंपनी की शानदार और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट टीम निवेशकों को न सिर्फ कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देती है, बल्कि इक्विटी, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज और फॉरेक्स में ट्रेडिंग टिप्स के साथ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के लिए भी सटीक सलाह देते हैं। हमने एक वन ऑफ इट्स काइंड सर्विस शुरू की है जिसमें हम सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की स्टॉक्स और कमोडिटीज रिलेटेड क्वेरीज को फ्री में सॉल्व करके उन तक पहुंचाते हैं। हमारी टीम का हर मेंबर हर चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सो अगर सब मिलाकर देखें तो इन द मार्केट्स वी डिस्कस, वी डिबेट एंड फाइनली वी डिलीवर। भरोसा ये पहली और आखिरी सीढ़ी होती है किसी सफलता के लिए। द मार्केट में हम चाहे वो HNI क्लाइंट्स हो या कोई रिटेल क्लाइंट, हम हर वो क्लाइंट की ट्रेडिंग पैटर्न को समझकर हम उन्हें सलाह देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि अगर क्लाइंट खुश है तो हम खुश हैं। द मार्केट कंपनी का मकसद दुनिया की कामयाब और विश्वसनीय कंपनी बनना है जो निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। इसीलिए कंपनी निवेशकों को फ्री में ट्रेडिंग टिप्स और निवेश की सलाह देती है, और जब निवेशक इसका फायदा कमाते हैं तो चार्ज के तौर पर मुनाफे का कुछ हिस्सा लेती है। तो आप भी पैसे से पैसा कमाने और बेजोड़ सलाह के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली कंपनी के साथ जुड़े और 80 800 90 900 पर संपर्क करें। द मार्केट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। I am happy to inform you that our esteemed guest for the evening is between us. It is my honor to welcome Shri Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat. Please join us in giving him a huge round of applause. I would now like to invite Shri Bhaskar Das, Group CEO, Zee Media Corp, to deliver welcome address. Please welcome Shri Bhaskar Das. Very good evening to all of you, and a very warm welcome to the 4th edition of the Zee Business Market Analyst Award. On behalf of Zee Media Corporation and on behalf of all of you, may I please first extend a very warm welcome to our very special guest of the evening, Shri Narendra Modi, the Chief Minister of Gujarat, and also who is very recently the chairman of the BJP Election Committee. Thank you very much for gracing the occasion, sir. I can see a lot of familiar faces this evening in this gathering. So may I also take the opportunity to welcome Mr. Anand Mahindra, Mr. Parimal Nathwani, the stock market giants Madhusudhan Kela, Anand Rathi, Karsan Bhai Patel, Mr. Nirmal Jain, Mr. Samir Arora, Ramesh Damani, Dilip Bhatt, Ramdev Agarwal, Gul Tekchandani and Ashit Mehta. Sir, we are really grateful for giving us company this evening, and I would like to thank each one of you for your presence in Ahmedabad this evening. The Zee Market Analyst Award moves out of Mumbai for the first time this year. And the reason for this is the Gujarat government's efforts to make Ahmedabad the new financial capital of the country. I am told that the Honorable Chief Minister has a vision to do this, and while I was driving from the airport this morning, I saw ample evidence of the same. I would like to end my welcome address with a very critical information for all of you. Zee Media Corporation has recently been formed, though Zee News Group has been there in the company's portfolio of businesses. While Zee Media is the biggest media house in the country, I am happy to announce that Zee Media Corporation, which houses its television, print, internet, mobile businesses, have been put under a one corporation which is format neutral, keeping in mind the platform agnosticism of our audience
And today it is the biggest news network, having 100 million plus audience base. And the promoter's vision is that within the next 2 years, we shall exceed 200 million plus audience. Now that makes us not only the number one news network in the country, but also will be in Asia. And we need your support and blessings to take this journey forward. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर दास। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगाज करते हैं देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट अवार्ड्स के चौथे एडिशन का। टू गिव अवे द अवार्ड्स एंड स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स, मे आई नाउ रिक्वेस्ट श्री नरेंद्र मोदी to please come on stage and present first set of equity and commodity awards. Also, yeah. जी, along with him, हम बुलाना चाहेंगे श्री भास्कर दास को भी, वो स्टेज पे आए to give away the awards. The first category is equity fundamental, and the nominees are. Final 3 nominations are Nitin Agarwal, IDFC Securities; Jagannatham Thunuguntla, SMC Global Securities; Alpesh Mehta, Motilal Oswal Securities. And the winner is Nitin Agarwal, IDFC Securities. Next set of awards are equity technical, and the nominees are. The final 3 nominations are Ashish Chaturmota, Fortune Equity Brokers India; Gautam Shah, JM Financial Services; Pushkaraj Shyam Kanitkar, Pace Stockbroking Services. And the winner is Pushkar Raj Kanitkar. Want to see something? Just you can go there on that mode, please. Well, I will take this opportunity to thank my team Pace who have strongly been behind me, and especially my boss, Shri Amit Goel, who is also a very accomplished analyst, and he is with us. So thank you everybody. Thanks. Thank you. The next set of awards are equity derivatives, and the nominees are. The final 3 nominations are Amit Gupta, ICICI Securities; Alex K. Matthews, Geojit BNP Paribas; Dipesh K. Mehta, Nirmal Bang Securities. This is a difficult category because the year has been difficult, and I'm sure the winner must have burnt midnight oil. The winner in this category is Alex Matthew from Geojit BNP Paribas. Please give him a huge round of applause. Alex, can we have you on stage, please? Next set of
awards are Equity FMCG and the nominees are. Final 3 nominations are Sanjay Manyal, ICICI Securities; Abneesh Roy, Edelweiss Securities; Nikhil Vora, IDFC Securities. And the winner is Nikhil Vora, IDFC Securities. The next set of awards are for the sector जिनकी सबसे बड़ी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है, ऑटो सेक्टर। यहाँ सुस्त बिक्री ने इस सेक्टर के पहिए तो जाम कर रखे थे, लेकिन जो एनालिस्ट इस सेक्टर में थे उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। The nominees for auto sector equity are Jinesh K. Gandhi, Motilal Oswal Securities; Rohan Korde, Anand Rathi; Ashish Khetan, Reliance Securities. And the winner in the auto category is Jinesh Gandhi from Motilal Oswal Securities. Can we have you on stage, please? Give him a huge round of applause. Winning is his habit. और अब नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स है वो सेक्टर जिस सेक्टर को पूरे इस देश को जरूरत है, वो सेक्टर है बैंकिंग, और इसके आज रात के नॉमिनीज हैं। The final 3 nominations are Jimit S. Doshi, Reliance Securities; Rajiv Mehta, IIFL; Kaitav Shah, Anand Rathi. और इसके विनर है राजीव मेहता IIFL से। और हम आपको बताना चाहेंगे IIFL का ये सेकंड अवार्ड है इस आज का। I can see Nirmal who's sitting here smiling, so you can expect good hike, Rajiv, this year. Ramdev ji bhi बैठे हैं, so Jinesh, you also don't have to worry. Next set of awards are for the IT sector, जहाँ पर रुपया सीनियर सिटीजन बनने के बाद फायदा ज़्यादा पहुँच रहा है। चलिए, किसी को तो फायदा हुआ है। इस सेक्टर के नॉमिनीज हैं। The final 3 nominations are Manik Taneja, MK Global Financial Services; Aniruddha Mehta, IIFL; Ankita Somani, Angel Broking. And the winner in this category is Ankita Somani from Angel Stock Broking. Please give her a huge round of applause. Ankita Somani from Angel. Next set of awards are oil and gas, and nominees are. The final 3 nominations are Prayesh Jain, IIFL; Mayur Matani, ICICI Securities; Neerav Vakharia, Globe Capital. And the winner is Prayesh Jain, IIFL. चलिए अब चलते हैं अगले सेक्टर की ओर। The next set of awards are for the pharma category, and the nominees in this sector are. The final 3 nominations are Siddhant Dilip Khandekar,
ICICI Securities. Praful Bora, Nirmal Bang Securities. Bhavika Thakkar Shinde, IIFL. And the winner in this category is Bhavika Thakkar Shinde, once again from IIFL. Third award tonight, IIFL. Clean sweep from IIFL so far. Please give a huge round of applause to the lady. और जो नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के, जहां योजनाएं तो हैं लेकिन ज्यादातर लटकी पड़ी हैं। इस सेक्टर के नॉमिनीज हैं। The final 3 nominations are Jaspreet Singh Arora, Anand Rathi, Jaishil Garg, SMC Global Securities, Hansraj Singh, IDBI Capital. और यहां पर वी हैव अ टाई, और यहां पे 2 विनर हैं, जसप्रीत सिंह अरोड़ा, आनंद राठी सिक्योरिटीज, जयशील गर्ग, एसएमसी ग्लोबल। और अब बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की, एक ऐसे सेक्टर की, एक ऐसे बाजार की जिसके मूव करने से सरकार तक हिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स की, और शुरुआत करते हैं कमोडिटी फंडामेंटल अवार्ड्स के नॉमिनेशंस के साथ। The final 3 nominations are Jay Prakash Gupta, Moneylicious Capital and Advisor, Kunal Shah, Nirmal Bang Commodities, Himanshu Arora, Religare Commodities. And the winner in the first award for commodities is Jay Prakash Gupta from Moneylicious Capital and Advisory Services. Next set of awards are commodity technical, and the nominees are The final 3 nominations are Apur Vadva, Unicorn Commodities, Priyank Upadhyay, SSJ Finance and Securities, Sugandha Sachdeva, Religare Commodities. and the winner is Sugandha Sachdeva, Religare Securities. The next set of awards are commodity forex, जहां रुपए के उतार चढ़ाव ने एक्सपर्ट्स की नींद अब तक उड़ा रखी है। ना सिर्फ एक्सपर्ट्स की, मुझे तो कभी कभी लगता है कि बड़े बड़े इकोनॉमिक दिग्गजों की नींद भी उड़ा रखी है। सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। जिस तरह से बार बार वित्त मंत्री आते हैं, कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम रुपए में इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन हारकर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। कुछ संभलता हुआ है, कुछ संभलता भी है रुपया, लेकिन सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में बना रहता है। जिद्दी हो गया है रुपया आजकल। खैर चलिए नॉमिनेशंस की बात देखते हैं। The final 3 nominations are Pinky Shah, Anand Rathi Commodities, Bitupan Majumdar, JRJ Securities, Gaurav Gupta, Trustline. And the winner in this category is from JRG Securities Limited, Bitupan Majumdar.
नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स आर कमोडिटी एग्रीकल्चर। ये वो सेक्टर है जो कि निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके नॉमिनीज हैं। The final 3 nominations are Smita, Karvi Comtrade, Prerna Sharma, MK Como Trade, Prashant Kapoor, CommodityInsights.com। और बहुत ही टफ फाइट के अंदर प्रेरणा शर्मा MK Comtrade की विजय हुई है। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। और अब हम बात करते हैं अगले अवार्ड की, जिसने सरकार के खजाने में सेंध लगा दी और हमारे वित्त मंत्री जी भी मजबूर हो गए कि वे गुजारिश करें कि कृपया अगले 6 महीने तक सोना मत खरीदिए। द नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स आर फॉर बुलियन सेक्टर, कमोडिटी बुलियन। लेट्स टेक अ लुक एट द नॉमिनीज। The final 3 nominations are Ved Prakash Prajapati, Trustline, Renisha Chenani, Edelweiss Financial Services, Ankita Deora, MK Como Trade. And the winner in this category is Ved Prakash Prajapati from Trustline. Next set of awards are commodity edible oil and the nominees are The final 3 nominations are Ajay Kedia, Kedia Commodity, Saurabh Kumar Gupta, Trustline, Ankita Parekh, Nirmal Bang Commodities. and the winner is Ankita Parekh, Nirmal Bang Commodities. The next set of awards are commodity energy and the nominees are The final 3 nominations are Shiv S. Srivastava, iGuru Research and Advisory, Sandeep June, SMC Comtrade, Kunal B. Soni, MK Comtrade. And the winner in this category is Shiv Srivastava from iGuru Research and Advisory. Shiv, can we have you on stage, please? चलिए मूव करते हैं अगली कैटेगरी पर। नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स आर कमोडिटी मेटल्स एंड द नॉमिनीज आर Final 3 nominations are Ashwini Kumar Harit, Religare Commodities, Abhishek Sharma, CommodityInsights.com, Priyanka Javeri, Kotak Commodity Services. और मुझे लगता है कि महिलाओं ने स्वीप करा है कमोडिटी अवार्ड्स को। यह अवार्ड भी जाता है प्रियंका जावेरी को, कोटक कमोडिटीज की। With this, we conclude the awards for the market analyst
but every year we honor stalwarts of India Inc. for their outstanding contribution in financial markets and the development of India's story. We salute the torchbearers of India Inc., without whom the India story would never be what it is. Absolutely. The first award in special contribution category goes to the man who's credited with creating the true Indian automobile MNC, who started as India's largest SUV maker, went on to become one of the largest tractor companies in the world, and now is well on its way to become a leading global luxury SUV maker. It gives me great pleasure in inviting on stage Shri Anand Mahindra, Chairman Mahindra and Mahindra Group, to receive in taking Indian flag global. I expect a bigger round of applause for Mr. Mahindra. माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भास्कर सुभाष जी, दूसरे विजेता साथी, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जी मीडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस अवार्ड समारोह के लिए गुजरात की राजधानी को चुना है। गुजरात हमारा एक वो राज्य है जिसकी गोद में पला और बड़ा है अपनी बिज़नेस बिरादरी का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि गुजराती बिज़नेस कम्युनिटी। और गुजरात ने काफ़ी बिज़नेस महापुरुषों को भी जन्म दिया है। और यहाँ जो गुजरात की जनता में बिज़नेस करने का जो डीएनए है, जो अंदरूनी खासियत है, उसको बढ़ाने में इन महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। और मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत काबिल तारीफ़ सेवा है कि एक ऐसा कुदरती माहौल पैदा करना जिसे लोगों में बिज़नेस का जज्बा ऐसे फैल जाए कि समाज और देश दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो गुजरात की खास बात है। जहाँ तक हमारी सफलता का सवाल है, उस बहुत साधारण सी बात है, वो राज है हमारे कल के और आज के साथियों की कड़ी मेहनत और लगन। दरअसल ये सफलताएं उन्होंने पाई हैं, मैंने नहीं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आज इस स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड को उन 1.5 लाख साथियों से अधिक उनकी तरफ से ले रहा हूं जिन्होंने हमारी बिज़नेस यात्रा को पूरे जोश और खरोश से आगे बढ़ाया। आप सबको, नरेंद्र भाई, भास्कर, सुभाष जी, इस पुरस्कार के लिए, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। इस श्रेणी में हम अब सम्मानित करना चाहेंगे उस ग्रुप को जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे तेज आगे बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री राजेश अदानी फ्रॉम अदानी ग्रुप टू रिसीव दिस अवार्ड। We have Mr. Pranav Adani who will receive the award on behalf of Adani Group. Pranav. Please give a huge round of applause to Mr. Pranav Adani. Honorable Chief Minister Narendra Bhai Modi, respected Chairman Z Group Subhash Chandra Ji, Bhaskar Ji, ladies and gentlemen, on behalf of our Chairman Gautam Adani and Adani Group, we are privileged and honored to have this award. Thank you very much. Please give him a huge round of applause. मार्केट्स में निवेश की बात हो और गुजरात की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सम्मान करना चाहेंगे देश के उस अग्रणी इंडस्ट्रियल समूह का, उस ग्रुप का, जिसने इस देश में इक्विटी मार्केट में निवेश की नींव रखी। यानी सही मायनों में कहा जाए
तो this group started the equity cult in India. Please welcome on stage Shri Parimal Nathwani, who will receive award on behalf of Reliance Industries to start the investment culture in equities in India. Please give him a huge round of applause. थैंक यू मिस्टर नथवानी। जो अगला अवार्ड है वो काफ़ी ख़ास है। बात करेंगे उस शख्स की जो पैदा तो गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में हुए, लेकिन अपने विजन की बदौलत वो मुकाम उन्होंने हासिल किया जो कम ही लोग एक ज़िंदगी में बना पाते हैं। हम बात कर रहे हैं 2500 करोड़ के निरमा इंडस्ट्रीज़ के मालिक श्री करसन भाई पटेल की। अगर हम अहमदाबाद में इस अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं और हम उन्हें सम्मानित ना करें तो ये हमारे लिए भी एक कमज़ोरी साबित होगी, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राकेश पटेल को, उनके सुपुत्र, जो ये अवार्ड करसन भाई पटेल के बिहाफ पे रिसीव करेंगे। करसन भाई हमारे यहाँ आए थे, हमारे बीच भी थे, खैर उनकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त है, तो अवार्ड राकेश जी रिसीव करेंगे। प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Mr. Rakesh Patel, Vice Chairman, Nirma Limited. You know, witnessing the superstars of capital markets and corporate czars here increases our belief in India's story. I now thank Shri Bhaskar Das for joining us to present the first set of awards. Thank you, Mr. Das. Mr. Modi will stay with us on stage. To present next set of awards, मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहूंगा श्री आलोक अग्रवाल को, सीईओ जी मीडिया कॉर्प, और श्री शमीर शाह को, एमडी एंड सीईओ एनसीडीएक्स के। और अब बात करते हैं स्पेशल कंट्रीब्यूशंस की। द स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कमोडिटीज गोज टू श्रीमती प्रीति गुप्ता फॉर वर्किंग towards growth and development of commodity markets in India. Her contribution is immense in spreading the rightful knowledge in commodity markets. Please welcome Preeti Gupta on stage. Please give her a huge round of applause, Preeti Gupta. Yeah, please. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, Subhash Chandra ji, Zee Business, and all the elite people seated here. This award actually belongs to my team. The entire Anand Rathi Commodities team has been with me from 2004 to 2013 now. It's been a very, very long journey, difficult journey, but the challenges get even tougher right now. And we wish that a lot of tender loving care which this industry needs right now is given, and it finds its due place in the sun. Of course, I owe a large part of this to my father, Mr. Rathi, Mr. Anand Rathi, he's here, and to my family, and dedicate this to my mum, who is no longer with us, but I have her blessings. Thank you so much. Thank you so much, Preeti. Wonderful, thank you. And now, it's time to honor the man who has single-handedly turned around
Asia's oldest stock exchange and has virtually changed the dynamics of the equity exchanges. Please welcome on stage Shri Ashish Chauhan, MD and CEO, Bombay Stock Exchange, a special recognition for bringing the BSE back in the game. आशीष, वुड यू लाइक टू शेयर योर फीलिंग्स विथ अस? और मोदी जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि आशीष भी अहमदाबाद को ही बिलोंग करते हैं. वो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर पढ़े और फिर मुंबई का रुख किया इन्होंने. और उनकी ज़्यादातर पढ़ाई गुजराती में हुई. आशीष, ऑल योर्स. Good evening. It's a pleasure and honor to be here in front of all of you. The pleasure is double because it's at the hand of Mr. Narendra Modi. But it's also triple that this is the first time I am being honored in the city of my birth. So thank you very much for bringing me here, and Subhash ji, for with your love, affection, I think BSE will also go long way. Z Business and Z TV has been one of the highest returns providing companies at BSE, and we need many more companies, including Mahindras and so on and so forth. For us at BSE, it's a 138-year-old startup. It's beginning its career again, and I am taking this award on behalf of all the BSE members, BSE employees, and all the investors, more than 2.5 crore investors in the country. BSE will continue to serve the investor community for next 130 years the way it has done in the past. BSE has achieved more than $1.3 trillion of wealth for this country, and I'm sure Gujarat will contribute as it has contributed before. BSE has always had a great relationship with Gujarat, and I'm sure it will continue. Thank you very much for calling me here. Thank you, Ashish. Thank you for joining us. I would like to thank Shri Alok Agarwal and Shri Sameer Shah for sharing the stage with us. I would now request Shri Sameer Aluwalia, Editor Z Business, and Shri Parag Bhai Thakkar, Chairman The Market, to give away next round of awards. और वो awards है Viewer Choice और Editor's Choice Awards. Now it's time to announce our Viewers' Choice Award in Equity, and the nominees are we will first announce the awards for Editor's Choice, and then we will proceed to the popular awards, which will come at the end of this segment. The next set of award is Editor's Choice Award, the special recognition, and the winner is Abneesh Roy from Edelweiss Capital. Please give him a huge round of applause. Abneesh, can we have you on stage, please? Another Editor's Choice Award goes to Sameer Arora of Helios Capital. And now we move on to the next category of awards, which are Viewers' Choice Awards. They are based on the votes given by Z Business viewers, and the nominees in this category are Rajat K. Bose, Prakash Gaba and P.K. Agarwal. लोगों ने इनके लिए वोट किया है और बहुत बड़ी तादाद में वोट आए, हम आपको बताना चाहेंगे, और बहुत सारे लोगों ने वोट करा है, और इक्विटी
व्यूअर चॉइस अवार्ड के विनर हैं प्रकाश गाबा, prakashgaba.com के वेटरन इन स्टॉक मार्केट्स। प्लीज वेलकम प्रकाश गाबा ऑन स्टेज। And now we move on to the next category to announce Viewers' Choice Awards in commodity segment. The nominations in this segment are Tarun Satsangi from Globe Capital, Ajay Jain from Omcam Securities and Ram Pitre from Anand Rathi Commodities. The winner is Tarun Satsangi from Globe Capital. और बहुत ही क्लोज मार्जिन से ये जीते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। और अजय जैन जो है वो नंबर 2 पे रहे हैं। काफी कड़ी टक्कर के बाद ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी जीते हैं। I would now like to thank श्री समीर आलूवालिया, एडिटर जी बिजनेस, और साथ ही पराग ठक्कर का। और अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री अतुल दास को, जो कि हेड हैं कॉर्पोरेट एंड स्ट्रैटेजी बिजनेस डेवलपमेंट के जी एंटरटेनमेंट के। मैं उनको बुलाना चाहूंगा टू जॉइन श्री नरेंद्र मोदी ऑन स्टेज। ऑनरिंग द ज्यूरी मेंबर्स without whose support this entire initiative would not have been possible. Please welcome on stage the jury for equity, Shri Madhusudan Kela from Reliance Capital, Shri Ramesh Damani and Shri Gultek Chandani. I am happy to invite jury members on stage for the equity segment to receive award from Shri Narendra Modi. और कमोडिटीज की जूरी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अशोक मित्तल को, एमके कमोडिटीज के सीईओ, और श्री एसके जिंदल को। To Mr. Madhusudan Kela, Ramesh Damani, Gultek Chandani and Mr. Ashok Mittal. Without their support, these awards would not have been possible. They, along with Ernst Young, made this possible. So huge round of applause for all the jury members. Thank you very much for taking time out and coming to the new financial capital of India, Ahmedabad. रुपये की कीमत क्या होती है, रुपये का महात्म्य क्या होता है, वो शायद अहमदाबादी से अधिक कोई जानता नहीं है। और हमारे अहमदाबादियों के लिए इस प्रकार के चुटकुले भी बने हुए हैं काफ़ी। तो उस शहर में फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोगों का इस प्रकार से एकत्र आना, इस समारोह को यहाँ संपन्न करना, मैं फिर एक बार जी ग्रुप के सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग इस विषय के काफ़ी जानकार भी हैं और चिंतित भी हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेज़ी में होता तो शायद आज के समारोह में तालियां भी ज़्यादा बजती, लेकिन मैं देख रहा हूं मुश्किल से तालियां बज रही हैं। और उसका मूल कारण मार्केट की स्थिति है। अगर मार्केट की स्थिति अच्छी होती तो शायद आप भी बड़े उमंग से भरे हुए होते। और मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए आप
सुबह शाम एनालिसिस करते होंगे, आप सोचते भी होंगे यार कुछ भी हो स्थिति से बाहर निकले, ये आपके सब में मन में चलता होगा। ये बात सही है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। किसी भी देश के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी अच्छी स्थिति भी आती है, कभी बुरे दिन भी आते हैं, कभी हम टॉप पर भी होते हैं तो कभी लो पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन नीति निर्धारक जब आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस, वो निर्णय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने निर्णय करने का सामर्थ्य खो दिया है। कभी कभी देश में चर्चा होती है कि चुनाव बहुत जल्दी आ जाएंगे, समय पर चुनाव नहीं होंगे। तो मुझसे कुछ लोगों ने बात की थी, मैंने कहा देखिए भाई, चुनाव जल्दी भी अगर आने हैं तो सरकार को निर्णय करना पड़ता है। जो 9 साल में कोई निर्णय नहीं कर पाए, वो निर्णय कैसे कर सकते हैं जी? तो आप मान के चलिए कि मजबूरन स्थितियां जहां जाएगी जाएगी, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई दिशा तय करने वाला नहीं है, कोई निर्णय करने वाला नहीं है। और 125 करोड़ का देश इस स्थिति में जब होता है, तब हर प्रकार के संकट अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। मित्रों, इसकी बू अगर थोड़ा इतिहास की ओर नजर करें, आप तो इस आर्थिक जगत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदुस्तान 1200 साल की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ था, 1200 साल की गुलामी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, उस समय उसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1000 मिलियन पाउंड लेना उधार था। यानी हम लेनदार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्जदार थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
भारत से जो कुछ भी गया था वो कर्ज ब्रिटिशर को हिंदुस्तान को चुकाना था। यानी 1200 साल की गुलामी के बाद भी आजादी का प्रारंभ आर्थिक संकट से नहीं हुआ था, आर्थिक संपन्नता के साथ हुआ था। इतना ही नहीं, विदेशों से कर्ज लेने का प्रारंभ पंडित नेहरू ने किया। आजादी के कुछ ही समय में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया। और तब वर्ल्ड बैंक का स्वतंत्र रूप नहीं था, अमेरिकन गवर्नमेंट की इच्छा से चलती थी। और उस समय पंडित नेहरू के जमाने में पहली बार कर्ज लिया गया। आज जरूरत है उस बात को समझने की कि जब वो पहली बार कर्ज लिया गया उसमें दो शर्त थी। आज हम डॉलर हमारा 60 रुपये पर क्यों बिकता है, उसका जवाब वहां मिलता है। 2 शर्त थी। एक शर्त ये थी कि वो जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं उन पैसों का उपयोग हिंदुस्तान के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन स्कॉलर को अमेरिका में पढ़ने के लिए जाने के लिए स्कॉलरशिप के रुपये खर्च होंगे। अब देखिए कितना बुद्धिमानी का काम अमेरिका ने किया। अमेरिका जो चुने वो स्कॉलर पढ़ेंगे कहां? अमेरिका में। पैसे कौन से? तो अमेरिका ने जो कर्ज में दिए हैं वो पैसे। मतलब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की पहली स्कॉलर पीढ़ी जो तैयार हो वो अमेरिका की छाया वाली तैयार हो, ताकि वो गीत अमेरिका के गाएं। इस प्रकार का पहला प्रयास हुआ। और दूसरा निर्णय किया था कि ये रुपये तब देंगे कि जब आप रुपये की कीमत कम करोगे। और उस लोन लेने के कारण पंडित नेहरू के समय में पहली बार रुपये की ताकत कम हुई और वो सिलसिला चलता रहा। मित्रों, कोई भी देश गलत नीतियों के कारण जाकर के कहां गिरता है उसका हम अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, मैं आज भी मानता हूं भारत जैसा देश, सारे दुनिया की नजर हिंदुस्तान पे अगर एक बाजार के तौर पर हो तो ये देश अगर बाजार बनकर के रह जाए तो ये देश कभी भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता है। पूरा विश्व अपना माल हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी मात्रा में डंप कर सकता है, करना चाहता है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट अवेलेबल है उनको। अगर ये सिलसिला चलता रहा और देश का इंपोर्ट बढ़ता ही गया तो पता नहीं देश की आर्थिक स्थिति कहां जाकर के रुकेगी। मित्रों, आज जिस तेजी से इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट में हम पहले से भी नीचे आ गए, यानी स्टेबल भी नहीं रहे, हम उससे भी नीचे आ गए। और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी बढ़ती गई है, जिसने पूरी आर्थिक स्थिति पर एक नया बोझ डाल दिया है। एफडीआई और एफआईआई दोनों के तराजू पर हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं और उसका मूल कारण हमारी नीतियां हैं। लोग कहते हैं एफडीआई नहीं आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर धन तब लगाता है जब उसको अपने पूंजी की सिक्योरिटी महसूस हो, उसको लगे हाँ मैं इतना लगाता हूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे गुड गवर्नेंस की अनुभूति हुई, मुझे एफिशिएंट गवर्नेंस मिलेगा, सिंगल विंडो मुझे क्लियरेंस मिलेगा, तो वो हिम्मत करेगा। लेकिन अगर पॉलिसी पैरालिसिस है,
पॉलिसी पैरालिसिस है तो दुनिया में कितनी उसकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं देखेगा। और अगर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुर्बल होते चले जा रहे हैं और तब हम जाकर के या तो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति और लुढ़कती चली जा रही है। मित्र, हम स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम 3 चीजों को बैलेंस रूप से आगे न बढ़ाए सरकार, तो मैं मानता हूं कि किसी भी इन्वेस्टर का विश्वास कभी भी नहीं रहेगा। अब आप देखिए, आज हमारा ट्रांजैक्शन जो होता है, मैं समझता हूं, मुझे जो बताया गया वो 15 और 20% के बीच में आ गया है, और उसमें भी फ्यूचरिस्टिक वाली संख्या ज्यादा है, रियल ट्रांजैक्शन की संख्या कम होती चली गई है। रियल ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुका है। अगर ये स्थिति बनती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कहां जाकर के खड़े रहेंगे। और इसलिए स्टॉक मार्केट के में भी एक जो रिटेल का क्षेत्र है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा एफआईआई का है, ये तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। आज मित्रों, अगर एफआईआई का शेयर बढ़ गया और दुनिया का कोई देश जस्ट बिकॉज अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और अचानक एफआईआई में एकदम से बहुत बड़ी अमाउंट चली जाए, तो पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगा। और उसके कारण सामान्य मानवी को कोई भरोसा नहीं रहेगा। मित्रों, आज चिदंबरम जी कहते हैं कि भाई लोग सोना न खरीदें, लेकिन लोग सोना खरीदने के लिए मजबूर क्यों हुए? मुझे मालूम, हमारे यहाँ गुजरात में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना यानी एक प्यून होगा तो भी वो सुबह शाम देखता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। हमारे यहाँ एक अखबार तो सिर्फ ये स्टॉक मार्केट के रेट के ऊपर ही चलता है, पूरा अखबार उसे, और लोग उसी को खरीदते हैं क्योंकि उनको उसी में इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि उसको जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद 2 रास्ते बच जाते हैं, रियल एस्टेट में डालो या तो गोल्ड में डालो। रियल एस्टेट में डालने के लिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल के पास उतनी अमाउंट नहीं होती है ताकि उसमें डाल नहीं पाता है, तो क्या करेगा? चलिए भाई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम गोल्ड ले लो, पैसा बढ़ जाएगा। अकेले 2012 के वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपयों का गोल्ड इस देश में इंपोर्ट हुआ 1 साल में, और बताया जाता है कि आज देश में 18 लाख करोड़ रुपयों का गोल्ड आज हिंदुस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट है मित्र। अगर ये स्थिति रही तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को एक ही जगह पे उसको सिक्योरिटी लगती है, यार लेकर के रखो, ज्यादा पैसे मिले या ना मिले लेकिन पैसे बच जाएंगे। या तो उसको लगता है रियल एस्टेट। मित्रों, रियल एस्टेट में भी जाने का कारण क्यों बना है? तो हमारी इकोनॉमी पर ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लग गई है। और जब ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही हो, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती हो, तो स्वाभाविक है लोगों को रियल एस्टेट में जाने का रास्ता ठीक लगता है। और जेन्युइन आदमी अगर रियल एस्टेट में जाना चाहता है, एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक मनी नहीं है। एक ऐसे विशियस सर्कल को देश में चलाया गया है जिसके कारण देश का पूरा अर्थतंत्र आज स्थितियों को बिगाड़ रहा चला जा रहा है। सामान्य व्यक्ति हमारे देश की और पूरे एशिया की एक विशेषता रही है सदियों से। हम लोग कल्चरली काफी कुछ एक दूसरे पर प्रभाव है एशियन कंट्रीज का। सेविंग ये वेस्टर्न वर्ल्ड के नेचर में नहीं है, सेविंग ये एशियन कल्चर में है, और भारत उसमें लीड करता रहा है। हमारे यहाँ बचत करना, पैसे बचाना, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। गरीब से गरीब महिला होगी, गरीब परिवार होगी, लेकिन कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करेगी।
मित्रों, ये सेविंग का जो स्वभाव है उसको वो पहले स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता था, उसके कारण हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिलता था, ड्राइविंग फोर्स बन जाता था। लेकिन आज महंगाई बढ़ने के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास सोना खरीदने की ताकत नहीं है, फ्लैट खरीदने की ताकत नहीं है, जमीन में पैसा नहीं लगा सकता है, वो 10 रुपये के, 20 रुपये के 5 शेयर, 10 शेयर लेने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे। लेकिन महंगाई के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपना घर चलाना ही दिक्कत हो गया है, सेविंग खत्म हो चुका है। और सेविंग खत्म होने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी एंट्री बंद हो गई है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आज हमारा पूरी फाइनेंशियल स्थिति और दुर्दशा की ओर चली जाएगी। आप देखिए, इंपोर्ट, ये तो हम समझ सकते हैं, चलो भाई नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी कुछ सीमाएं होगी, हमको पेट्रोलियम और गैस, डीजल, इसके इंपोर्ट के लिए आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, मजबूरन ही सही, चलो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, अरबों खरबों रुपयों का इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। क्या हमारा देश मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा जंप नहीं लगा सकता है? हम हमारे इंपोर्ट को कम करने का रास्ता नहीं खोज सकते हैं? हमें मालूम है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा मार्केट है, और इलेक्ट्रॉनिक गुड का मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत बड़ा आसमान से कोई बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग लाने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य प्रकार की टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसको हमने बल नहीं दिया, और उसके कारण आज हिंदुस्तान में जो 3 सेक्टर है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने में, उसमें एक क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। हाँ, कोई मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आती है तो वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन रूटीन में हमारे यहां अपना कंप्यूटर नहीं बन पा रहे हैं, हम यहां आकर के असेंबल करते हैं। अगर हमारे देश ने योजना बदल, भाई हम 10 साल के अंदर इस सेक्टर के अंदर इंपोर्ट करने की स्थिति में से हम बाहर आ जाएंगे, हम क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो देश की स्थिति नहीं बनती। लेकिन हमारी नीतियों की कमियों के कारण यह हाल हुआ है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमें दुनिया के सामने टिकना है, हमारे लोगों को उत्पादन के क्षेत्र में जो लोग हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? आज देखिए, हिंदुस्तान में 20,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। कोई देश ऐसा देखा है आपने कि जिसके पास कोयले की खदान है, जिसके पास अंधेरा है, लोगों को बिजली चाहिए, बिजली के ग्राहक मौजूद है, और जिसके पास बिजली पैदा करने वाले 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाले कारखाने तैयार हो? जस्ट लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और इसलिए कोयले के दिनड़े होने नहीं है, खदान में से कोयला निकल नहीं रहा है, कोयला बिजली के कारखाने में पहुंच नहीं रहा है, देश अंधेरे में डूब रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है, फार्मर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है, और उसके कारण हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, हमारे विकास की यात्रा कम हो रही है। अगर इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों, मित्र, कोई बहुत बड़ी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य चीजें अगर उस पर भी हमने बल दिया होता तो मैं नहीं मानता हूं कि देश आज इतने बड़े आर्थिक संकट में गुजरता। और ऐसा नहीं है कि इसके रास्ते नहीं हैं। अटल जी के समय की एनडीए सरकार के कार्यकाल के हम फिगर देख लें, सीना तान करके कोई भी कह सकता है। मित्रों, उन दिनों तो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगा दिए थे, देश आर्थिक संकट के अंदर फंसा हुआ था। ऐसे विकट काल में भी अटल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की एनडीए, और वो भी पार्टनर, 24 पार्टियां एक साथ सरकार चलाती थी, एक पार्टी की सरकार नहीं थी। उसके बाद भी न महंगाई बढ़ने दी थी, न इंपोर्ट बढ़ने दिया था, एक्सपोर्ट में कटौती आने नहीं दी थी। सेविंग का रेशियो, जब अटल जी की सरकार बनी तब सेविंग हमारा 32% से ज्यादा था, और आज वो 30% से भी कम हो गया है।
आज वो 30% से भी कम हो गया है। कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, भारत की इकोनॉमी में 21वीं सदी की विकास यात्रा के सपनों की मजबूत नींव अटल जी ने अपने शासनकाल में रखी थी। लेकिन देखते ही देखते पिछले 9 साल में जो रखा था वो भी खत्म हो गया और नया कुछ अर्जित नहीं हुआ। ऊपर से नए बोझ और नए संकट हमारे देश पर आते गए और इसी के कारण आज हम संकट से गुजर रहे हैं। आपका तो पूरा मार्केट, पहले जो इन्वेस्टर था वो सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलता था तो उसके सांस ऊपर नीचे होते थे। शेयर बाजार के अंदर जिसने बेचारे ने 1000-2000 रुपए लगाए वो सोचता था यार कुछ मिला नहीं मिला। आज सांस आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और इसलिए इस चिंता की अवस्था में देश एक आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़े, पॉलिसी पैरालिसिस में से देश बाहर कैसे आए। प्रधानमंत्री ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं। आवश्यकता है सही नेतृत्व देकर के स्थितियों को बदला जा सकता है। हिंदुस्तान का किसान खेत में मजदूरी करता है, वो पैसे उगाता है। एक मजदूर फैक्ट्री में मेहनत करता है, वो पैसे उगाता है और तभी तो देश की तिजोरी भरती है और तभी तो देश चलता है। ये जो निराशा का माहौल है उससे देश को बाहर लाया जा सकता है। मित्रों, गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि निराशा की गर्त में डूबे रहने का कोई कारण नहीं है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आया, मेरे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट 6700 करोड़ रुपीस थी। आज हम रेवेन्यू सरप्लस है। मित्रों, हो सकता है। हमारे पीएसयूज, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2500 करोड़ रुपए का लॉस करती थी ईयरली। आज मित्रों वो प्रॉफिट करती हैं और हम 24 घंटे बिजली देते हैं और टैरिफ नहीं बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, अगर सही दिशा में निर्णय किए जाए, एक देश की सामान्य मानवीय की शक्ति को पर भरोसा करके निर्णय किया जाए तो देश की स्थिति बहुत बदल सकती है। और मैं बहुत आशावादी इंसान हूं मित्रों। मैं, इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य है, दुनिया में सीना तान करके खड़ा होने का सामर्थ्य है इस देश में। 1200 साल की गुलामी के बाद भी जो देश सरप्लस था, वो देश आज कर्जदार क्यों बन गया, इसके जवाब हम खोज सकते हैं, उसके उपाय भी खोज सकते हैं। उस विश्वास को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार सुभाष जी का बहुत आभारी हूं कि आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।